गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 16वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, आपकी जो थर्ड यूनिट है स्टैटिक्स की, आपकी जो बुक चल रही है अप्लाइड जूलॉजी, इथोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, उसमें 3 पार्ट्स हैं और 3 यूनिट्स हैं। तो थर्ड यूनिट जो इसकी थी बायोस्टैटिक्स, वो बायोस्टैटिक्स वाला जो यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। और उसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। आपको करना सिर्फ एक ही होता है, राइट। इसके बाद आपको बता दें, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी फर्स्ट यूनिट। कौन सी यूनिट है? फर्स्ट यूनिट। ओके, तो फर्स्ट यूनिट जो है उसके लिए हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा आज का जो टॉपिक है, जो फर्स्ट यूनिट है उसका पहला जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। क्या है? प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है इस पे 3 नंबर का, और कई बार इस पे पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट नोट आता है और एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं इस लेसन में से बहुत आते हैं। ओके, तो हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एक नंबर वाले क्वेश्चनों में आते हैं, और कंपटीशन एग्जाम के लेवल से भी ये जो लेसन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको बड़ा गौर से देखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ क्या है। देखिए, प्रोटोजोआ अकोशिकीय एक सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे लाभदायक प्रोटोजोआ। सबसे पहले बेनिफिशियल प्रोटोजोआ पढ़ेंगे हम, लाभदायक प्रोटोजोआ। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम इनके आर्थिक महत्व में? लाभदायक प्रोटोजोआ। लाभदायक प्रोटोजोआ। देखिए, लाभदायक प्रोटोजोआ में सबसे पहला पॉइंट है स्वच्छता में सहायक। पहला पॉइंट है स्वच्छता में सहायक। देखिए, प्रोटोजोआ की अनेक जातियां हैं जो प्राणी समपोषी होती हैं, और वो जैसे जल वगैरह के अंदर या जल के अंदर जो भी हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, हानिकारक जो जीव हैं, उनको भोजन के रूप में काम में ले लेते हैं, और जो भी अनावश्यक पदार्थ जो उसमें पड़े रहते हैं उनको भोजन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं, और जिस कारण से जो पानी वगैरह जो है वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये क्या है? स्वच्छता में सहायक हैं। ये जल को शुद्ध एवं उपयोगी बनाते हैं। ये जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं का भक्षण कर जल को स्वच्छ एवं पीने योग्य बनाते हैं।
इसके बाद नंबर 2 है आहार के रूप में। आहार के रूप में देखिए, समुद्र जल में या समुद्रीय जल में अनेक प्रोटोजोआ पाए जाते हैं जो जल में तैरते हुए अनेक जंतुओं जैसे क्रिस्टेशिया, कर्मियों, मछलियों आदि का भोजन बनते हैं। देखिए, ये अनेक क्रिस्टेशिया, अनेक क्रस्टेशियन, कर्मी मछली, का भोजन बनते हैं। ओके, ये प्रोटोजोआ प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से निम्न स्तर के प्राणियों से लेकर उच्च स्तर के प्राणियों का आहार बनते हैं। और ये कुछ प्रोटोजोआ है उनके अंदर क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं के लिए पोषण पदार्थ संश्लेषित करते हैं। ये इसके लिए क्या है कि ये कीटों, झींगों, मछलियों आदि का भोजन भी बनते हैं। ये इनमें क्या पाया जाता है, कुछ प्रोटोजोआ में पर्णहरित पाया जाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये झींगों, मछलियों आदि का भोजन बनते हैं। देखिए, पहला लाभदायक पॉइंट है इसका, स्वच्छता में सहायक है। दूसरा है आहार के रूप में सहायक है। तीसरा है सहभोजी प्रोटोजोआ। तीसरा पॉइंट है सहभोजी प्रोटोजोआ। थ्योरेटिकल है ये लेसन थोड़ा ज्यादा। सहभोजी प्रोटोजोआ अनेक जंतुओं के बाहर की बॉडी के बाहर या अंदर रहते हैं। इस प्रकार बना इनका जो संबंध है दोनों प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। ये इनका एक साथ रहना इसीलिए भी आवश्यक है कि ये एक दूसरे के बिना जी नहीं पाते, वरन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि इन्हें अलग अलग कर दिया जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अतः मतलब क्या है, सहभोजी ये प्राणियों के शरीर के अंदर या बाहर
पाए जाते हैं, इनका यह संबंध दोनों प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाते। ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाते, नहीं रह पाते। कुछ प्रोटोजोआ। ओके, अंतः सहभोजी प्रोटोजोआ कौन से हैं? देखिए, एक तो अंतः और एक बाह्य। तो सबसे पहले अंतः है, सहभोजी और दूसरा है बाह्य सहभोजी। पहले अंतः सहभोजी ट्राइकोमोनास, एग्जाम्पल हैं ट्राइकोमोनाज। दूसरा है जियार्डिया, जियार्डिया। ओके, तीसरा है एंट अमीबा इकोलाई, इस एंट अमीबा कोलाई। दूसरा है एंट अमीबा कोलाई, एंट अमीबा कोलाई। इनके एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए। बेलेंटीडियम, बेलेंटीडियम, ओपेलाइना, आदि, जो मानव, मेंढक व तिलचट्टे आदि के आहार नाल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं ये? मानव, मेंढक, तिलचट्टे की आहार नाल में, की आहार नाल में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वहां रहने वाले जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत में बेलेंटीडियम कोलाई नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को अपना भोजन बनाता है। मनुष्य की आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में बेलेंटीडियम कोलाई, मनुष्य की बड़ी आंत में। मनुष्य की बड़ी आंत में कौन पाया जाता है? बेलेंटीडियम कोलाई, बेलेंटीडियम कोलाई, बेलेंटीडियम कोलाई पाया जाता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को अपना भोजन बनाता है। क्या काम करता है ये? हानिकारक जीवाणुओं को भोजन बनाता है।
हानिकारक जीवाणुओं को क्या बनाता है? ये भोजन बनाता है। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि सहभोजी प्रोटोजोआ कुछ प्रोटोजोआ प्राणियों के शरीर के अंदर या बाहर पाए जाते हैं जिनका यह संबंध दोनों प्राणियों के लिए लाभदायक होता है। यदि ये एक दूसरे के बिना जिससे ये एक दूसरे के बिना पाया जाता है, ये एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह पाते, इन्हें हम सहभोजी प्रोटोजोआ कहते हैं। ओके, देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद में देखिए कुछ अंतः सहभोजी हैं। अंतः सहभोजी का मतलब बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सहभोजी। ये सहभोजी कौन कौन से हैं? ट्राइकोमोनास है। कौन सा है? ट्राइकोमोनाज। ट्राइकोमोनाज है, जियार्डिया है, एंट अमीबा कोलाई है, बेलेंटिडियम है, ओपेलाइना है। ये क्या कहां पाए जाते हैं? ये मानव, मेंढक और तिलचट्टे के आहार नाल में पाए जाते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत में, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मनुष्य की बड़ी आंत में कौन सा सहभोजी पाया जाता है जो हानिकारक जीवाणुओं को अपना भोजन बनाता है? तो वो है बेलेंटिडियम कोलाई। कौन सा है? बेलेंटिडियम कोलाई। इसके बाद में अनेक बाह्य सहभोजी प्रोटोजोआ हैं। अनेक बाह्य सहभोजी प्रोटोजोआ हैं जो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और मछली व मेंढक की देह पर पाए जाते हैं। अनेक बाह्य सहभोजी जो कहां पाए जाते हैं? जो मोलस्का, आर्थ्रोपोडा व मछली, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, मछली की देह पर पाए जाते हैं। इसमें कौन से प्रोटोजोआ आते हैं? सीलिएट व सक्टोरियंस। कौन से प्रोटोजोआ हैं? सीलिएट, सक्टोरियस, प्रोटोजोआ हैं। ओके, ये ट्राइकोनिम्फा व कोलिनिम्फा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अंतः परजीवी में ही देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। बाह्य सहभोजी हो गया, अंतः का ही एक अच्छा एग्जाम्पल और है ट्राइकोनिम्फा व कोलिनिम्फा। इसका एक एग्जाम्पल और है ट्राइकोनिम्फा एंड कोलिनिम्फा, कोलोनिम्फा। ये कहां पाया जाता है? ये दिमक की आंत में पाया जाता है। दिमक की आंत में पाया जाता है। आंत में पाया जाता है और क्या काम करता है? ये सेल्यूलोज का पाचन करता है। सेल्यूलोज का पाचन करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर के क्वेश्चन में पाया जाता है कि दिमक के आंत में कौन से प्रोटोजोआ पाए जाते हैं? ट्राइकोनिम्फा एंड कोलिनिम्फा। क्या काम करते हैं? ये सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट है महासागरीय पक एवं जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट। बहुत ही छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। चौथा पॉइंट है महासागरीय पक एवं समुद्रीय जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। महासागरीय पक एंड जीवाश्मीय प्रोटोजोआ एवं जीवाश्मीय
महासागरीय पक एवं जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। ये क्या है? देखिए, निषेध कारक और अपकर्षक चोक भवन निर्माण हेतु रेडियोलेरिया, फोरामिनीफेरस व हेलियोजोआ समुद्री प्रोटोजोआ की देह पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। किसमें? रेडियोलेरिया, फोरामिनीफेरा, रेडियोलेरिया, फोरामिनीफेरा, हेलियोजोआ, इसमें क्या है? समुद्री प्रोटोजोआ की देह पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। की देह पर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। CaCO3 का कंकाल पाया जाता है। इन जंतुओं की मृत्यु होने पर इनके कंकाल समुद्र की तल में बैठ जाते हैं। इन जीवों की मृत्यु होने पर इनका कंकाल समुद्र की तली में बैठ जाता है। समुद्र की तली में बैठ जाता है। ठीक है। इससे बना ढेर इनसे बना कीचड़ महासागरीय पक कहलाता है। महासागरीय पक कहलाता है। महासागरीय पक कहलाता है। अनेक सालों बाद अनेक वर्षों बाद ये चट्टानों में बदल जाता है। ये चट्टानों में बदल जाता है। ओके। इन चट्टानों में तत्कालिक प्राणियों के अवशेष जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में तत्कालिक प्राणियों के अवशेष जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, महासागरीय पक और जीवाश्म में प्रोटोजोआ क्या है कि रेडियोलेरिया, फोरामिनीफेरस, हेलियोजोआ की देह पर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है
और इन जीवों की मृत्यु होने पर इनका कंकाल समुद्र की तली में बैठ जाता है और इन्हीं से बना कीचड़ महासागरीय पक कहलाता है और अनेक वर्षों के बाद ये चट्टानों में बदल जाता है ये पक, और इन चट्टानों में तत्कालिक प्राणियों के अवशेष जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इनके दो लाभ हैं। इसके कितने लाभ हैं? दो लाभ हैं भाई इसके। ओके, काफी बार महासागरीय पक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, जो बीच बीच में आपको बताते हैं। फाइनल के स्टूडेंट हो, आपको पता है बीच में जो बताते हैं वो क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहला इसका लाभ है व्यवसायिक लाभ। पहला लाभ क्या है? व्यावसायिक लाभ। इसके कितने लाभ हैं? 2 लाभ हैं। पहला लाभ है व्यवसायिक लाभ। व्यवसायिक लाभ में देखिए, निश्चेन अपकर्षण चौक निर्माण हेतु पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। इनसे निस्यंदन अपकर्षण चौक भवन निर्माण हेतु चौक पत्थर भवन निर्माण हेतु प्राप्त होते हैं। ठीक है। डोवर इंग्लैंड की तटवर्ती चट्टानें, डोवर इंग्लैंड की तटवर्ती चट्टानें पेरिस काहिरा, उत्तरी अमेरिका की पथरीली तलहटियां फोरामिनीफेरस से बनी चट्टानें हैं। देखिए, पहला लाभ निश्चेन अपकर्षक चौक पत्थर भवन निर्माण हेतु प्राप्त होते हैं। इसके अलावा टावर इंग्लैंड की तटवर्ती चट्टान पेरिस काहिरा की जो चट्टानें हैं वो फोरामिनीफेरस की बनी हुई हैं। इसके बाद देखिए आप, काफी एग्जाम्पल जो आकर्षक एग्जाम्पल हैं वो अभी आपके सामने आएंगे। पेरिस की अनेक इमारतें भी इन्हीं के पत्थरों से बनी हैं। पेरिस की अनेक इमारतें भी इन्हीं के पत्थरों से बनी है। मिस्र के पिरामिड, देखिए मिस्र के पिरामिड के बारे में आपने सुना है। मिस्र के पिरामिड न्यूमुलाइट फोरामिनीफेरा के कंकाल से बनाए गए हैं। फोरामिनीफेरा के कंकाल से बनाए गए हैं। कंकाल से बनाए गए हैं। मिस्र के पिरामिड न्यूमुलाइट किससे बनाए गए हैं? फोरामिनीफेरा के कंकाल से बनाए गए हैं।
फ्लिंट व चरट की कठोर चट्टानों में, फ्लिंट व चरट की, फ्लिंट एंड चरट की कठोर चट्टानें, फ्लिंट व चरट की कठोर चट्टानें रेडियोलेरिया के कंकाल, रेडियोलेरिया का कंकाल, इसमें क्या पाया गया है? रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया के कंकाल का बाहुल्य, के कंकाल का बाहुल्य पाया गया है। ट्रिपोली पत्थर जो पॉलिश करने के काम आता है, ट्रिपोली पत्थर जो पॉलिश के काम आता है, जो पॉलिश करने के काम आता है, जो पॉलिश करने के काम आता है, के पाउडर में रेडियोलेरिया के के पाउडर में रेडियोलेरिया का कंकाल पाया गया है। रेडियोलेरिया का कंकाल पाया गया है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल हैं, काफी बार बड़ी एग्जाम्स में, आरएस वगैरह एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है कि फ्लिंट व चर्ट चट्टाने में कौन से कंकाल का बाहुल्य पाया जाता है? रेडियोलेरिया। मिस्र के पिरामिड न्यूमुलाइट में किसका बाहुल्य, किसका बना है? ये फोरामिनीफेरा के कंकाल से। मिस्र का पिरामिड किससे? फोरामिनीफेरा के कंकाल से। ट्रिपोली पत्थर जो पॉलिश करने के काम आता है, इसमें भी कौन सा कंकाल है? रेडियोलेरिया कंकाल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेडियोलेरिया का कंकाल, रेडियोलेरिया का कंकाल जल को छानने, जल को छानने, रेडियोलेरिया का कंकाल जल को छानने की सामग्री बनाने के काम आता है। छानने की सामग्री बनाने के काम आता है। सामग्री बनाने के काम आता है। बनाने के काम आता है। जल को छानने की सामग्री बनाने के काम आता है। ओके, इसके बाद देखिए फोरामिनीफेरा व रेडियोलेरिया के कंकाल। देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे, काफी कंपटीशन एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महासागरीय पक और जीवाश्मीय प्रोटोजोआ भी 3 नंबर के शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा देखिए फोरामिनीफेरा एंड रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया के कंकाल, रेडियोलेरिया के कंकाल अधिकतर तेल के भंडारों के समीप पाए जाते हैं। के कंकाल अधिकतर तेल के भंडारों के समीप पाए जाते हैं। तेल के भंडारों के समीप पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड जो इसका लाभ है, बी दूसरा लाभ, वो है जीवाश्म जो इन चट्टानों में मिलते हैं जीवों के उद्भव, उसकी काल की परिस्थिति व वातावरण के बारे में उपयोगी ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। जीवाश्म
जो इन चट्टानों में मिलते हैं उनसे उनका उद्भव परिस्थिति, उस काल की परिस्थिति, आदि का अध्ययन में सहायक, आदि के अध्ययन में सहायक हैं। यह था चौथा पॉइंट, महासागरीय पक। इसके बाद पांचवा पॉइंट है अध्ययन में प्रोटोजोआ। अध्ययन में प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ सरल प्रकार के जीव हैं, जिनमें सरल प्रकार के आदिम प्रकार के जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। इनकी संरचना व कारिकी के अध्ययन से अनेक गूढ़ सिद्धांतों को समझने में सहायता मिलती है और ये सूक्ष्म आमाप के होते हैं और जल्दी जल्दी प्रजनन कर सकते हैं। तो आनुवंशिकी के अध्ययन में भी ये काफी सहायक हैं, उनका अध्ययन करने में भी ये काफी सहायक हैं। इसके अलावा जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन में भी बहुत ज्यादा सहायक हैं और इन्हीं प्राणियों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ है। अतः जीवों की उत्पत्ति व विकास के अध्ययन में भी ये सहायक हैं। ठीक है, और अनेक औषधियों के परीक्षण में भी सहायक हैं। क्या हैं? ये सरल प्रकार के जीव हैं, सरल जीव हैं, जिससे इनकी संरचना, सरल प्रकार के जीव हैं जिससे अनेक गूढ़ सिद्धांत, संरचना व कारिकी का अध्ययन, संरचना एंड कारिकी अध्ययन में सहायक। इसके अलावा अनेक गूढ़ सिद्धांत के अध्ययन में सहायक। इसके अलावा आनुवंशिकी में सहायक, आनुवंशिकी अध्ययन में सहायक। इसके अलावा जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन में सहायक। इसके अलावा भूगर्भ विज्ञान अध्ययन में सहायक के अध्ययन में सहायक। इसके अलावा औषधियों के परीक्षण में सहायक, औषधियों के परीक्षण के अध्ययन में सहायक। ठीक है, तो प्रोटोजोआ काफी सहायक हैं अध्ययन में। इसके बाद नेक्स्ट जो छठा पॉइंट है, कीट नियंत्रण। सिक्स्थ पॉइंट है कीट नियंत्रण। प्रोटोजोआ अनेक कीटों की देह पर पाए जाते हैं जिनको ये हानि पहुंचाकर उन्हें धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार ये कीटों के नियंत्रण में भी सहायक हैं। इस प्रकार प्रोटोजोआ के जो लाभ थे वो 6 लाभ हमने आपको बताए।
पहला लाभ था कि ये स्वच्छता में सहायक है, जल को स्वच्छ करने में सहायक है। दूसरा हमने बताया आहार के रूप में, ये अनेक जंतुओं के आहार के रूप में काम में आते हैं। इसके बाद सहभोजी के रूप में ये अनेक जीवों के साथ सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि बाह्य सहभोजी और आंतरिक सहभोजी। इसके बाद महासागरीय पक एवं जीवाश्मीय प्रोटोजोआ, इसके ऊपर हमने आपको बताया कि इनके दो लाभ हैं, व्यवसायिक लाभ है और एक जीवाश्मों के अध्ययन का लाभ है। इसके अलावा अध्ययन में प्रोटोजोआ का महत्व है और कीट नियंत्रण में प्रोटोजोआ का महत्व है। कल के लेक्चर में हम इसके हानिकारक प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।